नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन की तैयारियों की। खबर मिली है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारने जा रहा है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व स्थापित करना होगा। और इसी रणनीति के तहत 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज है भारतीय जनता पार्टी। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से चल करके उत्तर प्रदेश की धरती पर आए तो उन्होंने उसके पीछे एक खास रणनीति थी। एक तो काशी, जो धर्म की नगरी कही जाती है, धर्म की राजधानी कही जाती है, एक हिंदू मतों के आकर्षण का एक केंद्र तो था ही। दूसरी तरफ पूर्वांचल की तमाम सीटों पर जहां उस वक्त भारतीय जनता पार्टी बेहद कमजोर हुआ करती थी, उन तमाम सीटों पर भी मोदी मैजिक देखने को मिला और जो मैजिक बदस्तूर अभी तक जारी है। करीब करीब 10 वर्ष गुजर गए और अब इंडिया गठबंधन तैयार किया गया। तमाम गैर भाजपाई दल वो एक साथ जमा हुए। हालांकि इसमें तमाम दल ऐसे भी जिनकी विचारधारा आपस में नहीं खाती, या ये कहें कि राज्यों में वर्चस्व की लड़ाई में ये तमाम सियासी दल एक दूसरे का गला काटते रहे हैं। लेकिन मजबूरी ऐसी हुई कि इन तमाम दलों को एक साथ एक मंच पर जमा होना पड़ा। कहा यह जा रहा है कि एनडीए को घेरने के लिए, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम दिग्गजों के जवाब में उत्तर प्रदेश एक केंद्र के तौर पर स्थापित होने जा रहा है, जहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति है। इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि दलित बिरादरी से आते हैं, उनको उत्तर प्रदेश लाया जाए। ठीक वैसे ही जैसे गुजरात से चल करके नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश आए, वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे को दक्षिण भारत से निकाल करके उत्तर प्रदेश में उनको लाने की कवायद हो रही है। 2 सीटों पर मंथन भी हो रहा है। एक सीट बाराबंकी से है और दूसरी सीट इटावा से। इसको लेकर के चर्चा हो रही है। इस बीच कल कुछ होर्डिंग और पोस्टर्स लगाए गए फूलपुर में। पोस्टर से नीतीश कुमार यूं तो बिहार की राजनीति में हमेशा से सक्रिय रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के सहारे वो भी आने वाले वक्त में हो सकता है कि फूलपुर से ताल ठोकते हुए नजर आए। अब इसके पीछे इंडिया गठबंधन की रणनीति को भी एक बार समझ लेते हैं कि दरअसल नीतीश कुमार जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, खासतौर से, अपना दल को साथ में लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से एक प्रयोग किया। अपना दल के सहारे वो उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर कुर्मी मतदाताओं और पिछले वर्ग के लोगों को जोड़ने में कामयाब रही, खासतौर से पूर्वांचल में। इसी तरीके से अगर नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो आसपास की तमाम सीटों पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। यह भी बात सही है कि समाजवादी पार्टी ने खासतौर से बेनी प्रसाद वर्मा के बाद दूसरा उस तक का कोई कुर्मी नेता नहीं हुआ। उनके पास इतनी ताकत, इतनी हैसियत हुआ करती थी कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में न केवल ओबीसी, खासतौर से कुर्मी मतदाताओं को लामबंद किया करते थे। नीतीश कुमार के आने से माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में बड़ी तादाद में ओबीसी मतदाता और खासतौर से कुर्मी बिरादरी के लोग जुड़ेंगे। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे को जोड़ करके, खासतौर से उस वक्त जब मायावती इस बात का ऐलान कर चुकी है कि ना वो इस तरफ ना उस तरफ, यानी ना एनडीए और ना ही इंडिया में, ऐसे में दलित मतदाता कहीं भ्रमित ना हो जाए, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ा चेहरा है और उनको उत्तर प्रदेश खासतौर से इस सीट से उनको उतारा जा सकता है, जिससे दलित मतों की लामबंदी हो सके। या यूं कहे कि दलित मतों में एक बड़ी सेंधमारी जैसे बीजेपी ने बसपा से की थी, वैसे ही एक सेंधमारी इंडिया गठबंधन एनडीए में प्रयास कर सकता है, उसके वोट बैंक में सेंधमारी कर सकता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दलित और पिछड़ा एक गठजोड़ तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जयंत चौधरी भी उम्मीदवार होंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन के ही उम्मीदवार होंगे। एक बड़ा चेहरा राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष, जाट बिरादरी में, किसानों में एक अच्छा प्रभाव रखते हैं। अखिलेश यादव खुद कन्नौज सीट से ताल ठोक सकते हैं, खुद कन्नौज से मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव भी आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, उनको भी कहा गया है। यानी इंडिया गठबंधन की जो पूरी ताकत है, या जो तमाम दिग्गज है, वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हुए नजर आई है। 2 और बड़े महत्वपूर्ण नाम है। एक नाम है सोनिया गांधी का और दूसरा नाम है राहुल गांधी का।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि ये दोनों ही चुनाव लड़ेंगे और साथ में प्रियंका गांधी के लिए भी 5 सीटों पर सर्वे चल रहा है। ऐसी हमारी जानकारी है कि 5 सीटों पर सर्वे चल रहा है। प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती नजर आ सकती है, हालांकि इसका फैसला अभी बाद में होना है। तो क्या यूपी में एनडीए का रास्ता रोकने के लिए इंडिया गठबंधन अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारने जा रही है? आज इसी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश का सियासी परिदृश्य क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो एनडीए के लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या इंडिया गठबंधन कल्पना से जीत सकता है? इस तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, एक एक कर आप सभी से उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ आनंद दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से संजीव जी चर्चा में भाग ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी से फखर हसन चांद साहब, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज रोहित अग्रवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी भी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, और सुभाषपा के प्रवक्ता जनेन्द्र अर्थवंशी भी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के पास हम एक जयंत प्रताप सिंह, माफ कीजिएगा, जयंत प्रताप सिंह हमारे साथ चर्चा में शामिल, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। आज हम शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी से। आनंद जी, जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं, एक साथ इंडिया के इतने सारे दिग्गज उत्तर प्रदेश में अगर ताल ठोकते नजर आएंगे तो कुछ तकलीफ तो आपको होगी। आपका रास्ता रोकने का एक कह सकते हैं कि बड़ा जबरदस्त, बड़ा मजबूत और रणनीतिक तौर पर बड़े योजनाबद्ध तरीके से यह प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जो ये नया गठबंधन बना है और जिसने गठबंधन बनाते ही अपने चाल, चरित्र और चेहरे तीनों को उजागर कर दिया है, इसको उत्तर प्रदेश भी देख रहा है और पूरा देश भी देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को इससे कतई कोई परेशानी नहीं है। हम अपने सहयोगियों के साथ मैदान में उतरेंगे और ये प्रयोग और संयोग दोनों उत्तर प्रदेश कई बार देख चुका। 2014 से पहले भी 2014 के बाद से लगातार अलग अलग चुनाव में अलग अलग गठबंधन हुए हैं, और 2019 में तो एक आदरणीय हेमंत जी कहते हैं महामारक गठबंधन बना था एक 2019 में, और कमोबेश यही सारे लोग इस बार भी यहाँ चुनाव में उतरेंगे। तो जनता ने हर चुनाव में ये बताया है कि जो सिर्फ अवसर के लिए, सत्ता के लिए एक दूसरे के कंधे को पकड़ने का, एक दूसरे के कंधे पर हाथ टिकाने का काम कर रहा है, उनकी हकीकत जनता अच्छी तरह से जानती है। इसलिए कोई भी इनकी जो पैंतरेबाजी है और इनकी जो चीजें हैं वो काम नहीं आने। और जिस तरह से लगातार इनके नेता एक के बाद एक, और सभी दल, जैसे मानो इस गठबंधन में होड़ मची हो कि सनातन को, इस देश की सभ्यता संस्कृति को कौन कितनी ज्यादा और कितनी अच्छे तरीके से गालियां दे सकता है, इसकी एक होड़ लगी हुई आपने देखा पिछले दिनों। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि जनता भी इनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठी। मेरे साथ फखर हसन चांद साहब है। चांद साहब, एक साथ इतने सारे दिग्गज मैदान में उतारे जा रहे हैं। खबर इस बात की, खड़गे साहब का प्रस्ताव भी समाजवादी पार्टी की तरफ से आया था कि उनको उत्तर प्रदेश लाया जाए। दलित वोटों की लामबंदी के लिए पिछड़ा वर्ग को साथ में लेने के लिए पूरी कवायद की जा रही है। देखिए मानक जी, ये प्रस्ताव समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं है। कांग्रेस अगर वहां से उत्तर प्रदेश से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहीं से चुनाव लड़ाना चाहती तो वो उस दल का फैसला है, समाजवादी पार्टी का फैसला नहीं। ना समाजवादी पार्टी का ऐसा कोई प्रस्ताव है। समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी हमने खतौली का भी चुनाव देखा था, हमारे दूसरे भी चुनाव, हमारे साथ लगातार चंद्रशेखर रावण जी हमारे सहयोगी हैं और लगातार वो समाजवादी पार्टी के कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमने घोसी में हराया उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हम हराने का काम करेंगे। 2004, 7, 9, 12 ये भी वो चुनाव थे जो भारतीय जनता पार्टी हारी, जहां इनकी कहीं नामो निशान नहीं बचा था। इंडिया शाइनिंग का नारा देने वाले लोग आज कौन कौन से नारे दे रहे हैं, क्या क्या संज्ञा दे रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है।
जिस तरीके से सनातन धर्म की बात की, तो उससे कि सनातन धर्म पे बयान जब विपक्ष की तरफ से आते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी भी जवाब देने के लिए आ जाते हैं, दूसरे दल भी, दूसरे नेता भी आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं। लेकिन जब वही बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आते हैं तो सबके मुंह पे टेप खिल जाता है। भारतीय जनता पार्टी उन नेताओं को प्रमोशन करने का काम करती है जो इनके साथ खड़े नजर आते हैं, जो लगा सनातन धर्म पे जो टिप्पणी करते रहे हैं, चाहे दिनेश शर्मा जी रहे हो, उनका प्रमोशन हुआ। हमारे साइड से हम कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं, नरेश अग्रवाल जी संसद में खड़े होकर क्या बोले थे, आज वो किस दल में। अगर आज किसी आप नेता की बात कीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिसने भी देश भर में जो भी बयानबाजी हो रही, कोई उस दल को छोड़ के चला जाए तो सबसे पहले अगर कोई दल होगा उस नेता को अपने दल में शामिल कराने वाला, तो वो भारतीय जनता पार्टी होगा। ये तो बयान की बात है। अगर कोई भ्रष्टाचारी भाजपा में आना चाहे तो उसके भी पाप धुल जाएंगे, कोई अपराधी अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहे तो उसके भी पाप धुल जाएंगे। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, में बार बार इस बात को कहता हूँ कि ये अवसरवादी पार्टी है। हमारे मित्र आनंद दुबे जी ने ये नहीं बताया कि वो इस बार का चुनाव किस मुद्दे पे लड़ेंगे। हम तो कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। G20 की बैठक होती है, आप साहब यहाँ खुद तो आप मीडिया से कभी बात करते नहीं है, ना उनके सवालों को जवाब देते, लेकिन विदेशी मेहमानों को भी आप मीडिया का सामना नहीं करने देते, वो भी विदेश में जाके भारत में हुए G20 का जवाब देते हैं। ये लोकतंत्र है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की लड़ाई को लड़ती रही है और हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है कि हम बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, 2 करोड़ रोजगार, महिला सुरक्षा, किसानों की आय दुगनी, ये सब नारे हम पिछले बार दे चुके हैं। हमने कुछ काम किया नहीं, इसलिए हम अभी नारों पे नहीं, अब हम धर्म के नारों पे आगे बढ़ेंगे। धर्म निरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री जी वो धर्म की बात करेंगे और इस धर्म निरपेक्ष देश में धर्म पे चर्चा करके हम अपने उन मुद्दों को पीछे ढकेल देंगे जिन मुद्दों की आज जनता चर्चा करना चाहती, किसान मजदूर वो चर्चा करना चाहता है, जनता वो महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछ रही। उन मुद्दों को कैसे पीछे ढकेला जा सकता है जब हम धर्म की बात करेंगे। तो धर्म की बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग मौजूद हैं, हम कहेंगे कि उनका स्वागत भी है, वो चर्चा करते रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, वो लगातार बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछता रहेगा। संजीव जी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। संजीव जी, स्वागत है आपका। बहुत सारे दिग्गज उतारे जा रहे हैं, ऐसी चर्चा हो रही है, ऐसी रणनीति सामने आई है, खबरें इस तरीके की है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आप यूपी लाना चाहते हैं, नीतीश कुमार के तो खैर पोस्टर ही लग गए फूलपुर में, वहां उनकी तमाम होल्डिंग्स लग गई कि वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। इसके अलावा आप देख ही रहे कि जयंत चौधरी जी मौजूद ही रहेंगे उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी, उनकी पूरी परिवार के तमाम लोग, शिवपाल जी और धर्मेंद्र यादव, सभी लोग रहेंगे। सोनिया जी, राहुल जी चुनाव मैदान में उतरेंगी, स्पष्ट कर दिया है अजय राय जी, और ये भी कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी भी 2 सीट चाहे। तो क्या सारे दिग्गजों को आप उत्तर प्रदेश में ही उतार देंगे बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए? मानस जी, देखिए, ये जितने हमारे नेताओं की आपने चर्चा की, निसंदेह ये नाम है। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सारी चीजें तय होनी, क्योंकि इंडिया गठबंधन को तय करना। आज उस गठबंधन धर्म के तहत कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, रालोद कितने पर लगेगी, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा जिस तरह से हमारा गठबंधन जो सेक्युलर सोशलिस्ट सोच का विचारधारा का, उसमें लोग लगातार दल जुड़ते जा रहे हैं। ये चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अमेठी में वर्तमान जो मंत्री हैं और सांसद हैं, लगातार स्मृति ईरानी जी का विरोध आपने देखा तमाम चैनलों पे, जनता वहां दुखी है, राहुल जी को फिर चाहती है। और निस्संदेह हर पार्टी का वर्कर अपने नेता को जहां भी उसके पृष्ठभूमि, जहां भी जिस क्षेत्र में मजबूत चाहता है, और वो चाहता है। बिल्कुल, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अगर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, तो निस्संदेह हमारे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, तो निस्संदेह कांग्रेस का कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के साथ ही अगर पूरी अनुमति मिलती है तो एक अच्छा चुनाव। और इतना ही नहीं कहना चाहता हूं, जिस तरह से दलित, शोषित, वंचित समाज के साथ उत्तर प्रदेश में बर्ताव, बताइए, उप मुख्यमंत्री का बेटा, केशव प्रसाद मौर्य का बेटा दलित समाज की जमीन कौशाम्बी में रखने का काम कर रहा है। क्या आपके चैनल ने उस घटना को नहीं दिखाई जहां पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी गए? तो आज जब एक मुख्यमंत्री का बेटा दलित समाज के जमीन को हड़पने
का काम कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि दलितों के साथ शोषण किस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। और एक घटना नहीं है, उन घटनाओं को सुनाऊंगा तो आपकी सोच का समय समाप्त हो जाएगा। आज मुझे इस बात को कहते हुए बहुत फक्र महसूस हो रहा है, जिस तरह से हमने महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे लगातार हमले किए कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने। देखिए, लगातार देश के प्रधानमंत्री हमेशा मुद्दे चेंज करते हैं। मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, एक सरकारी परियोजना उसके कार्यक्रम में भाषा बोल रहे हैं। एक प्रधानमंत्री ऐसे देता है कि से पूरे दुनिया में दुनिया के कार्यक्रम, एक तरफ हमारी स्वागत होती है, सेना का अधिकारी जवान का बेटा शहीद मणिपुर में एक इंस्पेक्टर को मारी गई है, पहले चुकी है। चलिए संजीव जी, आप अपना कनेक्शन ठीक कर लीजिए, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। हेमंत तिवारी जी आपके पास आना चाहेंगे, उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक बार पहले आपसे समझना चाहते हैं कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी उत्तर प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ते हैं, अगर साथ में नीतीश कुमार जी भी उत्तर प्रदेश का ही चयन करते, वो यहाँ पर मैदान में उतरते, जिसकी चर्चा है, आपने देखा ही होगा, पोस्टर होर्डिंग बैनर्स लग गए, चर्चा हालांकि काफी समय से चल रही थी। इसके अलावा आपने देखा ही उत्तर प्रदेश में तमाम दिग्गज है, अखिलेश यादव है, सोनिया जी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी को भी चुनाव लड़ने की बात चल रही है। अगर इन तमाम दिग्गजों को अगर हम देखें तो क्या विश्लेषण करेंगे आप कि इतने सारे दिग्गज एक साथ इंडिया गठबंधन से मैदान में उत्तर प्रदेश से ही उतर आते हैं, तो क्या रास्ता रोकने में कामयाब होंगे एनडीए का, बीजेपी का? कितनी सफलता मिल सकती है उनको? किस तरीके का ये कॉम्बिनेशन तैयार होगा? जाति समीकरण किस तरीके से तैयार होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश का रिसेंट पास्ट अगर आप देखें, जो परिणाम है कम से कम चुनावों के, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा हाथी है, उसको रोकने के लिए बहुत उपाय करने पड़ेंगे। इस बार क्योंकि एक साथ जुट करके लोग लगे हैं, इसलिए सत्तारूढ़ दल को दिक्कत तो होगी, इसमें कोई शक नहीं। और अगर ये जो अगर आपका है और हमारा ये असलियत में तब्दील हो जाता है तो थोड़ा मुश्किल जरूर होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, मैं एक बात कहता हूं, इंडिया की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मुश्किल मायावती, इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मुश्किल मायावती मुश्किल इसलिए है कि मायावती का रोल जो पिछले इलेक्शंस में देखा तो फ्लॉप हो गई, लेकिन उन्होंने कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मदद किया, और इस बात को कांग्रेस से लेकर के सारी विपक्षी पार्टियां जानती हैं। आपको ध्यान होगा, करीब 2 महीने पहले मैंने पहली बार इस बात की चर्चा की थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। आपके प्लेटफॉर्म पे भी बोला था, आपके चैनल पे भी मैंने बोला था। उस वक्त तय किया गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सहारनपुर सीट देखी गई थी, थोड़ी सी सेफ सीट है, सहारनपुर कई मामलों में सेफ सीट है। अगर समाजवादी पार्टी का सहयोग रहा, चंद्रशेखर रावण वहां है, तो कम से कम सीट की तो कोई समस्या नहीं होगी। बड़े नेता तभी आते हैं जब देखते हैं कि जिस जगह से उनको चुनाव लड़ना, उस जगह की इक्वेशंस क्या है, वो सीट स्मूथली निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी। और जहां तक इसकी बात है तो उत्तर प्रदेश तो एक बड़ी प्रयोगशाला रही है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी और फिर अपने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक, ये तो मतलब इनके राज्य तो उत्तर प्रदेश का था नहीं। यहाँ आए, यहाँ से लड़े, प्रधानमंत्री बने। खड़गे साहब का प्रश्न जो है, उसके बाद 2 सीटों पर, और जो आपने कहा सही कहा कि इटावा और बाराबंकी पर भी चर्चा करते, उसकी वजह समझ। कांग्रेस इस वक्त 2.5% वाली पार्टी है, आखिरी चुनाव परिणाम है 2.5% वोट, जो कांग्रेस के वजूद का सबसे निचला स्तर है। असेंबली में 2 सीट, पार्लियामेंट में 1 सीट, असेंबली का वोट परसेंट 2.5, मतलब इससे बुरा हो ही नहीं सकता। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस के पुनरुद्धार में या नवनिर्माण में जो लगे हैं इनके लीडरान, उनके दिमाग में एक बात है, हमसे क्या मिस हुआ, मिस उनसे क्या हुआ? मुसलमान, दलित और अपर कास्ट,
खासतौर से ब्राह्मण, ये एक मूल वोट बैंक था जो कांग्रेस सब मतलब दशकों से आजादी के बाद से ही चलता रहा। अपर कास्ट चला गया भाजपा के पास, कांशीराम आए, दलित चला गया बसपा के साथ, मुसलमान चला गया मुलायम सिंह के साथ, बाद में थोड़ा डिवीजन हुआ बसपा, कांग्रेस पास कुछ नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस ने उस तरह की पॉलिटिक्स को स्वीकार नहीं किया है, जो भी मजबूरी रही वो किया नहीं। जो जात की पॉलिटिक्स होती है, जात की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई कुछ कहे। ऐसी सूरत में कांग्रेस को लगता है कि एक बार फिर से दलितों को रिझाने के लिए उसको एक बार कुछ न कुछ ऐसा उपक्रम करना पड़ेगा। बीच में कांग्रेस के नेताओं ने कुछ किया, लेकिन वो नाकाफी था, उससे कोई माहौल नहीं बनता है। खड़गे बड़े लीडर हैं, तो पहले यही प्लान था कि खड़गे को गुलबर्गा, उनकी जो सीट है गुलबर्गा के अलावा उनको उत्तर प्रदेश से लड़ाया जाएगा, और सहारनपुर इसके लिए मुफीद सीट मानी जा रही थी। वैकल्पिक तौर पर इटावा और बाराबंकी 2 सीटें मानी गई, और इटावा सीट आप ध्यान रखिएगा, इटावा ही वो पार्लियामेंट्री सीट है जहां से कांशीराम पहली बार चुनाव जीते थे। इलाहाबाद, सहारनपुर और वो पंजाब में इन सीटों से चुनाव हार चुके थे। तो 91 के बाई इलेक्शन में पहली बार वो जीते, इसमें मुलायम सिंह की अपरोक्ष उनको सहायता थी, बाद में वही दोस्ती भी हो गई, और फिर 93 में दोनों लोग साथ साथ मिलकर चुनाव लड़े। तो इटावा इस दृष्टि से समझा जा रहा है कि अगर इटावा से आते हैं तो इटावा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी गढ़ है। अलग बात है कि कई बार से उनका 2014 से उनका सांसद वहां कोई नहीं जीत पा रहा, उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार, फिर भी गढ़ तो है, इसमें कोई शक नहीं। इटावा से ये लोग आते हैं, तो ये दिमाग में है कि अगर इटावा से आते हैं तो दलित और पिछड़ा ये मिल करके बहुत एक अच्छी संख्या होती है, वो बेहतर रहेगी। और आपके ध्यान दीजिएगा, कांशीराम और मायावती के ही एक जमाने में शिष्य हुआ करते थे, पीएल पुनिया, जो 2009 में चुनाव जीते थे बाराबंकी से। बाराबंकी में उनके दिमाग में अगर यहाँ से लगाते हैं तो दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन हो जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, अखिलेश यादव जो बार बार पीडीए कहते हैं, और आप याद रखिए कि बाई इलेक्शन घोषित का जीतने के बाद जो पहला विस्तृत बयान आया था समाजवादी पार्टी का, उसकी आखिरी लाइन यही थी कि इंडिया हमारा गठबंधन और पीडीए हमारा प्रयोग, हमारा फार्मूला। मैं बार बार क्यों कहता हूँ पीडीए ये वक्ती तौर पे कह सकते हैं, लेकिन देखिए मानस जी, पीडीए जो है दरअसल ये प्रयोग जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, अगर ये प्रयोग उत्तर प्रदेश में होता है तो पीडीए जो है इंडिया का एक नया फार्मूला बनेगा, जिसमें दलित के चेहरे के तौर पर खड़गे को लाएंगे। उससे हो सकता है काफी प्रभाव बने, हालांकि साउथ के हैं, लेकिन दलित चेहरे के तौर पर किए जाएंगे। और ऐसा नहीं है पूरा इंडिया गठबंधन में पेश करेगा, तो उसका एक फर्क के समझ रहे होगा। पिछड़ा से वो ही है, और पिछड़ी जातियां जुड़ेंगी, और अल्पसंख्यक को बेशक अल्पसंख्यकों का अधिकांश हिस्सा एक गठजोड़ तैयार करने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हेमंत जी। चलते हैं, राष्ट्रीय लोकदल के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस जी, इसमें एक बात जोड़ना चाह रहा था हेमंत जी की बात में। बिल्कुल सही कहा कि अखिलेश जी ने कहा था कि हमारे पीडीए की जीत है और इंडिया गठबंधन की। उसमें सबसे अच्छी बात अखिलेश जी ने कही, क्योंकि सीट तो समाजवादी पार्टी की पहले भी थी जब दारा सिंह चौहान लड़े थे गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में, लेकिन इस सीट को हेमंत जी 57% वोट के साथ जब जीतते हैं तो अखिलेश जी ने कहा था कि ये सर्व समाज की जीत है, और यही इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सर्व समाज, आप उसमें अगले पीछे कौन सा ऐसा वर्ग नहीं है, क्योंकि आज जो हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो अभी सरकार 9 मुद्दे जो हैं, उन 9 मुद्दों को लेकर के आज पूरा सर्व समाज दुखी है, और इसी को लेकर के आप उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत बड़ी लड़ाई जो इंडिया गठबंधन खड़ा कर रहा है, पे, मणिपुर की हिंसा पे, अडानी के सवाल पे, जाति जनगणना हेमंत जी लगातार भाजपा भाग रही है। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था मानस जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, उसका जो मेजर थ्रस्ट है वो रह गया था। मैं यही तो कह रहा था, जैसे वेस्टर्न यूपी हुआ, वेस्टर्न यूपी में जैन चौधरी मुसलमान, जाट मुसलमान और शेड्यूल कास्ट, इस तरह कॉम्बिनेशन बनेगा, ये उनकी प्लानिंग थी। लेकिन
शिवान जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जी, आप बताइए, मात्र 2 बार राहुल गांधी गए हैं चुनाव हारने के बाद, और सोनिया गांधी जी तो पता नहीं 1 बार गई हैं कि नहीं गई हैं। वहां दोनों स्थानों पर आपको तो और समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस का सबसे बड़ी मुसीबत यही है। लेकिन जो मैं मानस जी कह रहा था, हेमंत जी ये सही है जी। मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। अभी जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो लगातार ये बातें उठ रही थी कि इन राज्य में चुनाव। आप बताइए ना कि हिमाचल प्रदेश में क्या राहुल जी गए थे क्या? हिमाचल प्रदेश में तो हमारी भारत जोड़ो यात्रा वहां पहुंच अरे मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ भाई। और भी पैनलिस्ट उनके पास चल रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रोहित जी, बहुत सारे दिग्गज एक साथ मैदान में उतर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी भी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी भी आपके साथ है। बहुत सारे दिग्गज। तो क्या पूरा फोकस आप लोगों का उत्तर प्रदेश ही हो गया, बाकी और राज्य नहीं? सारे दिग्गज एक साथ नहीं उतार देंगे आप लोग? देखिए मानस जी, मुझे लगता है कि मीडिया को थोड़ा और एनालिटिकल होना पड़ेगा और मीडिया को थोड़ा और बेहतर होमवर्क करना पड़ेगा। आपको शॉर्ट एजेंडे के लिए जो पूरा क्रिएट कर लेते हैं आप लोग एक एजेंडा, उससे बाहर आना पड़ेगा। देखिए एक बात बिल्कुल साफ है कि जो बड़े नेता हैं अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो वो ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट कर पाएंगे। एक ये स्थिति होती है। दूसरी चीज क्या है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आप बात कर रहे हैं, वो राज्यसभा से सांसद है, उनका कार्यकाल 2026 तक है, ठीक है। तो वो मेरे हिसाब से यूपी के अंदर चुनाव क्यों लड़ने आएंगे? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो अपना मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं लगता कि त्याग करके वो यूपी के अंदर चुनाव लड़ने आएंगे। ऐसी स्थिति में माननीय जयंत चौधरी जी का जो कार्यकाल है, देखिए हेमंत भाई, हर आदमी को अपनी बात रखने का, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार है। अरे कहे तो झूठ थोड़ा ही आदमी सुनेगा। चीफ मिनिस्टर को क्या जरूरत है इस्तीफा देने की चुनाव लड़ने के लिए? महाराज आप तो बहुत अच्छे चुनाव लड़के वो चीफ मिनिस्टर पद को खतरे में डालेंगे और यूपी से चुनाव लड़ने। अरे बिहार में आएंगे चुनाव लड़ने, क्यों आएंगे वो यूपी में चुनाव लड़ने? बताइए, मतलब कोई जेडीयू की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया है? कोई जेडीयू की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया है क्या जी? तो एक मिनट, ये भी ऑफिशियल बयान नहीं है क्या जयंत चौधरी और भाजपा की कुछ बातचीत चल रही है? खबरें आती हैं, बिल्कुल नहीं चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रही है। और मैं अधिकृत तौर पे खंडन करता हूं कि बातचीत चल रही है। बिल्कुल नहीं चल रही। बताइए किस नेता से बातचीत चल रही है? अरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता नहीं बातचीत चल रही है और मीडिया के अंदर एक एजेंडा क्रिएट कर दिया जाता है। आप एजेंडा क्रिएट करते रहिए। सुनिए, पार्टी के नेताओं को खुद नहीं पता किससे बातचीत चल रही है। आप एक एजेंडा क्रिएट करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना पड़ेगा। आप अपनी बात को थोप नहीं सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। 1.5 साल तक खंडन करते रहे ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के लोग, और आखिर में हाथ मिलाकर मैं उस पर भी बताता हूँ मानस जी। राजनीति में खबरें आपके बयान की मोहताज नहीं है रोहित अग्रवाल जी। नहीं, हाँ बिल्कुल मोहताज नहीं है, मेरे बयान की बिल्कुल मोहताज नहीं है। परंतु ओम प्रकाश राजभर जी जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तब भारतीय जनता पार्टी के डिनर में शामिल हुए थे। उन्होंने क्लियर सिग्नल दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खुल के सामने है। ओम प्रकाश राजभर जी के निरंतर जो बयान आ रहे थे वो कहीं ना कहीं गठबंधन के विरोध में थे। दूसरी चीज, राष्ट्रीय लोकदल का खास थे। राष्ट्रीय लोकदल के आपको अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हमारा मुद्दा है नीतीश कुमार तो हमारे कार्यकर्ता को तो स्वागत करना है। कार्यकर्ता को तो जब मीडिया अगर मसाला देता है तो कार्यकर्ता कहता है हम तैयार हैं। कार्यकर्ता कहता है हम तैयार है। जो भी नेता, बड़ा नेता आना चाहता है तो कार्यकर्ता चाहता है कि उसके क्षेत्र के अंदर बड़ा नेता आके चुनाव लड़े, ताकि उस कार्यकर्ता का भी विकास होता है। तो कार्यकर्ता तो तैयारी रहता है कि जैसे ही अगर आप मीडिया कोई भी एजेंडा चलाता है तो कार्यकर्ता होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाता है। उसमें कौन सी नई बात है भाई? आप लोग पुराने मंझे हुए पत्रकार हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी बात, माननीय जयंत चौधरी जी के लिए आपने कहा चुनाव लड़ेंगे। 2028 तक उनका राज्यसभा का कार्यकाल है, और अगर 2024 में माननीय जयंत चौधरी जी सांसद पुनः बनते हैं तो 2029 तक उनका कार्यकाल रहेगा। आप बताइए क्या ये समझदारी होगी कि माननीय जयंत चौधरी जी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे माननीय जयंत चौधरी जी पुनः चुनाव। भाई वो मैनेजमेंट करेंगे। ये हेडलाइन है, दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ेगा, उनका तो बहुत लंबा कार्यकाल था। हेडलाइन है,
अरे हाँ। सुनिए मानस जी, ये आज की हेडलाइन है, आरएलडी का ऑफिशियल बयान है कि जयंत चौधरी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसको तो आप हाँ, बिल्कुल मेरा ऑफिशियल बयान है, चाहिए। बिल्कुल मेरा ऑफिशियल बयान है। 2028 तक माननीय जयंत चौधरी जी का राज्यसभा का कार्यकाल है। माननीय जयंत चौधरी जी को कोई जरूरत नहीं है, वहां पे हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, वहां पे हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और हमारी कोशिश होगी, क्योंकि माननीय जयंत चौधरी जी जब एज अ सांसद वहां पे कैंपेनिंग करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। ये की स्ट्रैटेजी होती है। आप खाली थोड़ी ना कि बस कुछ भी, बस खाली कुछ दिन न्यूज में बने रहने के लिए आप लोग एक एजेंडा लेके आते हो। पूरा नेशनल मीडिया चला रहा है एजेंडा, खड़गे जी यूपी आएंगे, खड़गे जी यूपी आएंगे, नीतीश कुमार जी यूपी आएंगे। अरे भाई बिहार में जगह कम है क्या? आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप नीतीश कुमार प्रवक्ता हैं, उनका खंडन करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने खुद का क्या क्या बात कही, आपने सुना नहीं? क्या मजाक करते हैं रोहित जी? अरे आपको बिल्कुल मैं खंडन करूंगा, अच्छे क्योंकि मैं इंडिया गठबंधन का प्रवक्ता हूं और मैं आप इंडिया गठबंधन प्रवक्ता नहीं है। अभी तक सीट डिवीजन हुई नहीं है। आपने तो कैंडिडेट भी बांटना शुरू कर दिया। आज आप कैंडिडेट बांटोगे, कल आप कुछ और के स्टोरी लेके आ जाओगे। अभी तक सीट डिवीजन हुआ नहीं है, आप कैंडिडेट भी बांट रहे हो। आप तो कैंडिडेट को ये दे रहे हो, हमारी जरूरत ही नहीं है। अरे हमारी जरूरत ही नहीं है, हमारे कार्यालय की ऑफिस की जरूरत ही नहीं है। कैंडिडेट तो मीडिया बांटेगी। अब आप इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता नहीं है, ध्यान रखिएगा। नहीं, सर मैं इंडिया गठबंधन का प्रवक्ता नहीं हूँ। मुझे पता है मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रवक्ता हूँ। आप ऑफिशियल बयान कोई भी दिखा दीजिए कांग्रेस का, कोई भी कांग्रेस का ऑफिशियल बयान दिखा दीजिए जिसके अंदर उन्होंने कहा हो कि खड़गे जी राजनीति करते हैं, मजाक करते हैं यार। अरे ऑफिशियल बयान दिखाइए ना कांग्रेस का, दिखाइए। मजाक में कौन सी बात हो गई? आप ऑफिशियल बयान दिखाइए कि खड़गे जी चुनाव लड़ेंगे। अरे अगर मगर की अगर आप बात कर रहे हैं तो अगर मगर पे दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझिए ना, सुनने की हिम्मत रखिए दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू। भाई मेरी एक पोजीशन बिल्कुल साफ है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2026 तक उनका कार्यकाल है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक बड़े नेता हैं और साउथ के अंदर भी उनकी एक बड़ी पैठ है, पूरे देश के एक बड़ा दलित चेहरा है। और अगर वो कहीं ना कहीं वोट अपील करेंगे, कैंपेनिंग करेंगे तो वो ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे गठबंधन को, ना कि बशर्ते वो चुनाव खुद लड़े तब वो। क्योंकि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप सेंट्रलाइज हो जाते हैं अपनी सीट की तरफ, आपको कहीं ना कहीं अपनी सीट की तरफ ज्यादा समय देना पड़ता है। आपको आपका जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक सीट के ऊपर कहीं ना कहीं केंद्रित हो जाती है। कार्यकर्ता की हमेशा होती है, कार्यकर्ता हमेशा चाहता है। मैं भी चाहता हूँ माननीय जयंत चौधरी जी लखनऊ से आके चुनाव लड़े, मैं भी चाहता हूँ। कार्यकर्ता हमेशा चाहता है, क्योंकि कार्यकर्ता का विकास तभी होगा जब बड़ा नेता आके उसके बाद चुनाव लड़ेगा। हम अगर जिता के माननीय जयंत चौधरी जी को लखनऊ से भेजेंगे, हम अगर माननीय जयंत चौधरी जी को लखनऊ से जिता के भेजेंगे तो हमारा जो विकास होगा वो विकास कोई रोक नहीं पाएगा। तो कार्यकर्ता की हमेशा इच्छा होती है कि बड़ा नेता आए और हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़े। हुए सुभाषपा के प्रवक्ता है, उनसे भी ले लेते, बहुत देर से इस बहसा बहसी में उनका समय नष्ट हो रहा है। जयेंद्र जी, अगर इतने सारे दिग्गज एक साथ अगर आएंगे उत्तर प्रदेश में, इतने सारे चेहरे, आपको लगता है कि जो आप अगर बंद की बीजेपी के बाद आप सुभाषपा एक क्षेत्र तक सीमित है, अपना दल एक क्षेत्र तक सीमित है, संजय निषाद भी एक क्षेत्र तक सीमित है, इतने सारे चेहरों का, बड़े दिग्गजों का मुकाबला करने के लिए आपको लगता है कि एनडीए को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी? देखिए मानस जी, एनडीए को कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, बहुत सारी चर्चाएं हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं। अभी करीब 4 मीटिंग हो चुकी हैं इंडी अलायंस की, और उसमें अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया है कि कौन से मुद्दों पर सर्वसम्मति बनी है और कौन से मुद्दों को हटाया जा रहा है। कांग्रेस का जो अपने मुद्दे हैं वो कुछ अलग हैं, समाजवादी पार्टी कुछ अलग है, रालोद के कुछ अलग हैं, तो कौन से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो अभी तक नहीं आया है। दूसरी चीज, अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री के चेहरे के नाम पर सहमति नहीं बनी है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सपा के अंदर से मांग उठ रही थी कि माननीय अखिलेश जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, कभी राहुल जी की आवाज उठती है, कभी नीतीश जी की आवाज उठती है। तो ये एक भविष्य के मंसूबे हैं जो पाल रखे हैं इन्होंने। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए कि नहीं? जयनेन्द्र जी, ओम प्रकाश राजभर जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? इंडिया गठबंधन कहूंगा आपको भी बना देना चाहिए।
आपको हाँ, भी इनको बनना जरूर चाहिए, बनाना मैं तो चाहिए। कहूंगा, ठीक है। मैं आपकी बातों के बीच में टोका नहीं था, तो धैर्य से नहीं थोड़ा नहीं, सा कोई बात नहीं, सुनिए। आपके नेता के लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ भाई, 2000 आपके नेता के लिए अच्छी नहीं चीज नहीं, पूछ रहा हूँ। हम तो एनडीए चाहते हैं आप गठबंधन भी में बने ओम रोहित प्रकाश भाई। राजभर जी को प्रधानमंत्री बनना नहीं, चाहिए कि हम नहीं? तो चाहते हैं आप भी बने प्रधानमंत्री। नहीं नहीं, हमको प्रवक्ता ही रहने दो महाराज, हमको प्रवक्ता रहने दो। अभी तो हमारे नेता को बन लेने दो। अभी अपने नेता की बात बताओ, आप ओम प्रकाश राजभर जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बिल्कुल, हमारे देखिए, एक चीज बताता हूँ, राजनीति में जो भी आता है, किसी भी क्षेत्र में कोई इंसान जीरो से शुरू करता है तो उसका मोटिव यही होता है कि वो 100 पे पहुंचे, ऊपर पहुंचे। तो मेरे नेता कई बार कह चुके हैं कि अगर हमसे पूछा जाएगा प्रधानमंत्री आप बनेंगे तो हम काहे मना करेंगे। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, 2019 के लोकसभा ये भी चुनावों के ब्रेकिंग है दौरान हेमंत आपने भाई, देखा था ये भी बंगाल में, ब्रेकिंग है। हाँ, बंगाल में जो मंच के ऊपर थे, करीब 11-12 पार्टियों के लोग हाथ डाले हुए, हाथ उठा रहे थे कि हमारी जीत होगी। उसके बाद क्या हुआ, उस गठबंधन का 2019 के जैसे ही मंच से उतरे, जो मतलब अलग अलग टीवी चैनलों के रिपोर्टर या उन्होंने पूछा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, सब एक दूसरे की तरफ देखा और सब निकल लिए। तो ये हालत है। देखिए, ये कोई गठबंधन नहीं है, ये केवल अभी किटी पार्टी चल रही है इनकी। एक दो दिन को मिलते हैं, खाना पीना खाते हैं, अपने अपने परिवारों की चर्चा करते हैं कि भाई कौन सा जेल में जा रहा है अगली बार, किसके ऊपर कौन सी जांच चल रही है, कौन बेल पे है, कौन जेल में है। एक दूसरे के सुख दुख की खबरें लेते रहते हैं, क्योंकि भाई सभी ज्यादातर लोग बेल पे ही चल रहे हैं, जमानत पे चल रहे हैं, और जो नहीं चल रहे हैं उनकी जांच चल रही है। तो ये आपस में सुख दुख बांटने के लिए, रोना रोने के लिए कंधे ढूंढते हैं और वहां रोना रो के आ जाते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और एक और चीज मैं बताऊं, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये मैं समझा देता हूं कि उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से होके यात्रा गई, 75 जिलों में से, और केवल कुछ घंटों का समय मिला। 2 दिन की यात्रा बोली गई थी कि 2 दिन होगी, लेकिन कोई भी झांकने नहीं आया। और कौन से जिलों में? बागपत, शामली वगैरह जिलों में, गाजियाबाद में, जहां जैसे शामली और बागपत में तो खैर इनकी जमानत ही जब्त हो गई थी 2022 के चुनावों में। तो इस तरह से इनकी यात्रा थी। उत्तर प्रदेश इनके लिए कितना अहम है वो उसी यात्रा से समझ में आ जाना चाहिए था। और एक और चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी कितनी सीटें देगी रालोद को और कितनी सीटें देगी कांग्रेस को। और पीछे से नीतीश चाचा भी आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि 2-4 सीटों पर तो हम भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो क्या सपा मतलब 10-15 सीटों पर ही लड़ेगी? और एक बहन जी का जो फैक्टर है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बहुत मैटर करता है। घोसी उपचुनाव में शायद जो उन्होंने मतदाताओं से अपील की थी वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, चुनावों से दूरी बनाए रखने के लिए। लेकिन जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें वो पक्का उतरेंगी, तो वहां पे इनको कड़ी टक्कर मिलेगी। हमारे गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। लेकिन एक छोटा सा कमेंट फखरुल हसन भाई से ले लूं, किटी पार्टी बनाने के लिए आप लोग कहाँ होते हैं? देखिए मानस जी, अभी तो हम लोगों की इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, और जो चाहते हैं हमारे मित्र कि हम सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लिया है, चेहरे का फॉर्मूला लिया है, तो हम अभी 10-20 मीटिंग भी ऐसे ही करते रहेंगे जब तक कि हमारे राजभर चाचा का सीट तय नहीं हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, कि भारतीय जनता पार्टी हमारे चाचा को कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में लड़ने के लिए लोकसभा की देगी, मंत्रालय कौन या सा उनको देगी? मंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, उनको लोकसभा लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, जब तक हमारे चाचा ओम प्रकाश राजभर जी का तय नहीं हो जाएगा, जब तक हमारे चाचा संजय निषाद की सीटें तय नहीं हो जाएंगी, जब तक हमारी बहन अनुप्रिया को मिली सीटों की संख्या तय नहीं हो जाएगी, हम अपनी सीटें नहीं बताएंगे, हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। हम भाजपा को ये अवसर नहीं देंगे कि अब तो वो अपनी सीटें तय कर चुके हैं 80 लोकसभा, अब तुम कहाँ जाओगे। तो देखिए, जाएंगे तो हम, चाचा के लिए दरवाजे तो हमारे आज भी खुले हुए हैं। चाचा अगर हमारे तरफ वापस आना चाहेंगे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में कहा कि जब मौका हो तो वापस आ जाना, तो इसलिए हम अपने चाचा के लिए अभी इंतजार करेंगे। हम अपनी सीट नहीं बताएंगे, हम सीटें नहीं डिसाइड करेंगे, हम चाचा का इंतजार करेंगे। आनंद दुबे जी, गठबंधन तो एक बार पहले, मैं 10 सेकंड लूंगा, गठबंधन एक बार पहले भी हो चुका है कांग्रेस के साथ 2017 में, आपको याद होगा। तो क्या हाल हुआ था वो सभी को पता है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं कि वही जमानत जब्त होने वाला खेल होगा एनडीए गठबंधन के लिए। किसी भी गठबंधन से कोई भी चुनौती नहीं है अभी तक।
आपको सीट आनंद कितनी मिल रही है मित्र? आप कितनी सीट आनंद लोगे लोकसभा में? हमारा सवाल था ही नहीं जिसको आप डट करके निकल गए। नहीं, मैं बता देता हूँ सीट का, क्योंकि मैंने इस वजह से कहा, आपके यहाँ पे क्या है, जब गठबंधन हो रहा था आप लोगों का, तो ये बताया गया था कि जो जिस प्रदेश में ताकतवर है वही लड़ेगा, बाकी दूसरे लोग नहीं सही है। लड़ेंगे। सबसे पहला हाँ। वक्तव्य ये आया था। अब मुझे ठीक बताइए है। कि कांग्रेस कहां पर है उत्तर प्रदेश में, आप सीटें मैं देंगे या नहीं देंगे? मानस जी थोड़ा समय मैं पूछ लीजिएगा लेता भाई। हूँ, 38 दलों का आपका गठबंधन है, 38 में 2-2, 4-4 सीट भी देंगे तो कम से कम 180, नहीं, 200 सीटें हो हमारे जाएंगी। हमारे क्या गठबंधन भाजपा पर कोई देगी? सवाल ही नहीं है। पिछली बार भी आनंद सीटें मिली थी, मैं इस बार भी बात सीटें कर रहा हूँ। मिलेंगी। अरे और 38 और दलों में दूसरी अगर चीज 2-2, है कि 4-4 सीटें जोड़ लीजिए तो इतनी 200 पुरानी सीटें हो पार्टी, जाएंगी। क्या वो अरे आपके भाजपा रहमो क्या करम पे 200 जिंदा सीटें होगी क्या उत्तर अपने प्रदेश साथियों में? को देगी? 200 सीटें क्या भाजपा अपने साथियों को देगी? अरे आपको अपने सिंबल पे सीट नहीं मिलेगी लड़ने के लिए। आपको अगर कोई सीट मिली भी तो कहेंगे प्रत्याशी अपना दे दो, सिंबल हमारा ले लो। आप कहाँ हो? आप नहीं, कहाँ पड़े हो चक्कर में? मैं एक ये चीज पहली स्पष्ट बार कर बने दूं, थे आप दिल्ली से लखनऊ, आदरणीय लखनऊ चाचा से दिल्ली शिवपाल गए जी को थे। उन्होंने उनके सिंबल पर चुनाव भी नहीं लड़ने दिया था। हम तो फिर भी 17 नहीं, सीटों पर लड़े थे नहीं, अपने हम सिंबल पे। आदरणीय ठीक है, आदरणीय आपके शिवपाल यादव आदरणीय जी की चाचा पार्टी शिवपाल जी हम की क्या अपने हैं। हैसियत है वो उस नहीं, समय स्पष्ट हो गई थी। हमारे चाचा की चर्चा मत कीजिए, आप अपने अपने चाचा की चिंता कीजिए। हमारे चाचा तो सुरक्षित है जहाँ है। अब थोड़ा बोल लेने दीजिए। चाचाओं का सम्मान हो गया है, समाजवादी पार्टी पूरा सम्मान करी चाचा लोगों का। आनंद दुबे जी, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पर आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तमाम सारे दिग्गज यहाँ पर जमा होंगे, तो एक फैक्टर जिसके जिक्र अभी हेमंत भाई भी कर रहे थे कि मायावती का जो वोट बैंक है, माना यह जा रहा है कि एक रणनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक बड़ा चेहरा है देश का, दलित बिरादरी से आते हैं। अगर वो आते हैं तो निश्चित तौर पर वो मायावती को काउंटर करेंगे। समझने वाली बात यह है कि ज्यादा नुकसान किसको पहुंचा सकते हैं, क्या मायावती को या बीजेपी को? क्योंकि बहुत मुश्किल से जो गैर जाटो दलित वोट था वो आपने काफी मशक्कत के बाद जोड़ा, और घोसी की जो उपचुनाव को अगर हम लोग एक नजीर मान लें, एग्जाम्पल के तौर पर उसको ले लें, तो दलित वोट बैंक शिफ्ट तो हुआ ही है इंडिया गठबंधन की तरफ। तो ऐसे में ज्यादा नुकसान किसको हो सकता है, खड़गे जी के यहाँ पर आने से या नीतीश कुमार के आने से? नहीं मानस जी, देखिए जिसे जहां से चुनाव लड़ना है वो लड़ सकता है, इसके लिए इसको तो कोई रोक नहीं सकता है, जिसको भी और भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर, अपने कार्यों पर, और जो हमने आम आदमी के लिए, जो गरीब तबके के लिए, शोषितों, दलितों, पिछड़ों के लिए जो कार्य किए, जनता ने देखा है कि पहली बार 4 करोड़ घर नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में मिले हैं देश में। 11 करोड़ शौचालय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में मिले। 50 करोड़ जनधन अकाउंट और 50 करोड़ आयुष्मान भारत के कार्ड जो है वो नरेंद्र मोदी जी के शासन में मिले हैं। गांव-गांव अगर बिजली पहुंची है, सड़कें पहुंची है तो नरेंद्र मोदी जी के शासन में पहुंची है। किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है तो नरेंद्र मोदी जी के शासन में पहुंची है। ये किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? अभी महंगाई की बात कर रही थी कोई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, महंगाई नीचे, ग्रोथ रेट नीचे रहा है और महंगाई उससे ऊपर रही है। मैं आपको बताता हूं, अटल जी ने जब सत्ता छोड़ी थी तो महंगाई जो है 3.7% थी, और इन्होंने 2013 आते आते 10%, 12%, 8%, 7%, इस तरह से इनकी महंगाई दर रही। और आज भी यूपीए के दोनों टर्म के शासनकाल को मिला लिया जाए तो उससे नीचे महंगाई दर हमारे शासनकाल में। इंदिरा जी की सरकार रही हो चाहे राजीव जी की सरकार, 2% ग्रोथ रेट हुआ करता था, 2%। कई लोग मजाक में कहते थे हिंदू ग्रोथ रेट है ये, इस तरह की चीजें। लेकिन ये लोग जो ना महंगाई कभी कंट्रोल कर पाए, न कभी देश में शौचालय दे पाए, न रोजगार दे पाए, न शिक्षा दे पाए ढंग से, जनता को लूटते रहे, खसोटते रहे, और आज भी बेल पर बाहर घूम रहे हैं। वो ऐसे लोग मिलकर माहौल बना रहे हैं। जनता भली भांति जानती है। G20 का एक मामला उठा कि G20, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने G20 के जरिए देश के अलग अलग राज्यों में विदेशी मेहमानों को पहुंचाने का काम किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि देखिए कि साझा घोषणा पत्र जो है इतना मुश्किल था, उसके बावजूद जो है इस G20 में जारी किया गया और 100 से ज्यादा मुद्दों पर सहमति बनी। ये एक बहुत बड़ी नजीर है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी पापुआ न्यू गिनी जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री उनका पैर छूते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको तो बॉस कह के सम्मानित करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे कहते हैं कि आप मुझे ऑटोग्राफ दीजिए।
लेकिन मौका दीजिएगा, थोड़ा पैर छुआता हूँ। अरे सुन लीजिए साहब, बोलना मुझे भी आता है, मुस्कुरा के आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ। आप सुन लीजिए, बोलिए, आपका बोलिए, आपकी बारी आएगी तो आप बताइएगा। गंभीर होकर ही बोलिए ना, आपकी मुस्कुराना बारी आपको जब आता आएगी नहीं। तो बोलिएगा। बोलिए। मैंने इतनी मर्यादा रखी कि आपके बीच में नहीं बोला, कम से कम कांग्रेस मर्यादा रखे। तो सबसे बड़ी बात मर्यादा यह है, आपसे सीखनी पड़ेगी। चलिए, नहीं, आप मुस्कुरा के बीच में बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि आप धैर्य रखिए। झूठ बोलेंगे आपके तो बीच में हंसना मैं बोलूं, पड़ेगा ना। आप बता दीजिए ना। बोल नहीं ना? लीजिए। अरे जनता अरे इसीलिए बोल आप पे हंस लीजिए, रही है समय भाई। नहीं जनता हंसेगी इसीलिए आप तो पे भी हंस रही है। उत्तर प्रदेश में लोग- एक, लोकसभा में और विधानसभा में दुई, पूरा चलिए। तात्विक सामग्री बन रहे हैं आप। अरे कुछ दिन अटल बाद आडवाणी जी यूट्यूब की में बोहनी नहीं हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई थी, आनंद दुबे जी, तो अटल जी आडवाणी जी की बोहनी नहीं हुई थी। वो भी इतिहास बताना पड़ेगा क्या मुझे? और आप बात वो कर भी रहे पढ़ हैं, लीजिएगा, बोल लीजिए ना। एक अभी कार्यकर्ता नहीं बचा है। जो दो चार कार्यकर्ता है वो आपकी तरह टीवी पे आ जाते हैं। ये बोल लीजिए ना, बोल लीजिए, वही बता रहा हूँ। हाँ बोल। मैं बोल तो रहा हूँ, अब आपको गुदगुदी हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, पता नहीं किस तरह की प्रॉब्लम आपको वो है। बौखलाहट आपकी बता रही है, सच्चाई हम बयान करते बौखलाहट हैं। मेरी नहीं इसलिए बता रही है, फ्रस्ट्रेशन ये आपका बता रहा भ्रष्टाचार है। की, अब सुनिए, अब सुन फ्रस्ट्रेशन आप लीजिए आपका बता मानव रहा जी, है। अब पूरा इनकी परिवार, इनकी कथनी करनी अरे सुनिए। बताइए, पूरा देश बताओ जानता है बेटा। सीएजी की रिपोर्ट क्या आई। एक परिवार मोबाइल के नंबर से परिवार 7.5 लाख के लोगों का इलाज ये कराते हैं। ये वो आप भ्रष्टाचार की जमानत बात पे घूम करेंगे। हैं? भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पे घूम रहा 15 करोड़ प्रति किलोमीटर की रोड जो बन रही थी, उसको 32 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से द्वारका करोड़ के नाम पे 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पे पैसा खाने का ये काम करते हैं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनते, चिल्लाना शुरू करूंगा, सुनिए ना। करोड़ में ये बात करेंगे, भगवान राम के नाम पे लोग बेचने वाले, नहीं बोलेंगे के नाम पे भ्रष्टाचार करने वाले, ये बात कर रहे लोग। और जो लोग जिनके भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे, आडवाणी जी थे, थोड़ा इतिहास पढ़िएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना पे वो चुनाव हार गए थे, इसलिए इस पे बहुत गुमान मत रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है, इनसे पूछे इन्वेस्टर मीट करा करके कितना रोजगार दे पाए। ये ठगने का काम करते हैं। भारत जलाओ पार्टी के लोग बात करेंगे, इनके पास कोई बात नहीं करेंगे। यही सामने नजर आ रहा है। 2 ही मीटिंग में 200 रुपए नीचे चले गए। कह रहे थे कि एलपीजी में काम नहीं, एलपीजी का दाम कम। और ये बात करेंगे महंगाई पे। अरे मैं बार कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री से सवाल हो रहा है दुबे जी, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे लुटा। मुझे रहबरों से सवाल नहीं, तेरी रहजनी पे सवाल। मैं देश ये पूछना चाहता है, आप बात करेंगे। देश का प्रधानमंत्री एक उद्योगपति के लिए जाकर के कहीं इजराइल में ठेके दिलाता है, इटली में ठेके दिलाता है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 11 करोड़ रुपए में गंगा जी में नहर खोद के बहा दी गई। ये बात करेंगे, 11 करोड़ रुपए का नहर खोदा गया था। समझ में नहीं आएगा। आप अपनी बात करते रहेंगे, आप अपनी बात कहते रहेंगे, कोई समझ नहीं पाएगा। दुबे जी का प्रवचन सुनने हम लोग नहीं बैठे, इसलिए उतना ही बोले और दूसरों को मौका दें। आपके बोल वचन सुनने बैठे हैं क्या? आप वही कर रहे थे। नहीं, कोई प्रवचन ना सुने। आनंद जी, संजीव जी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने नहीं चाहते हम। इस तरीके की कोई आपस में बहसा बहसी या कोई मनमुटाव, कोई कड़वाहट एक दूसरे के लिए मन में हो। अब इनको किसी की दर्द हो रहा है कि सभी को संयम का परिचय देना चाहिए, हमारे सभी साथियों को, क्योंकि ठीक है विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सौम्यता बनी रहनी चाहिए। आनंद जी, आप अपनी बात खत्म कर लीजिए। तो थोड़ा सा समय मैं चाहूंगा कि मैं संजीव जी को दूं। प्लीज आप अपनी बात जल्दी से खत्म कर लीजिए। आनंद दुबे जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि ये जो गठबंधन बना है दरअसल है क्या? अभी तक लगातार अकेले हारते हर व्यक्ति थक चुका है। तो ये अब मिलके सामूहिक रूप से हार की जिम्मेदारी लेने की तैयारी कर रहे हैं ताकि किसी एक का फ्यूचर में खत्म हो जाए। लगातार चुनाव हारते एक बड़ा अच्छा शेर याद आ गया कि कुछ होश भी है ए दस्ते जुनू देख क्या हुआ, कुछ होश भी है ए दस्ते जुनू देख क्या हुआ, दामन तका गया है गरेबा फटा हुआ, आओ असीम अब तो यही मस्कला करें, एक रोए और दूसरा पूछे कि क्या हुआ। मानव जी 15 सेकंड ले लिया। 24 के बाद आराम से शेरो शायरी की किताब लिखना समय रहेगा।
2024 के चुनाव के बाद शेरो शायरी की किताब लिखने के लिए खूब समय रहेगा आनंद भाई। शेरो शायरी बचा के रखना, किताब लिखनी पड़ेगी 2024 के बाद आपको, क्योंकि समय काटने के लिए कुछ तो चाहिए काम। मानव जी, हमारे मित्र आनंद दुबे जी ने कहा, ये देश की तरक्की की बात कर रहे थे, 140 करोड़ की आबादी में 85 करोड़ को ये अनाज दे रहे हैं, उस पर आश्रित। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी को 15 करोड़ को अनाज दे रहे हैं, लेकिन ये तरक्की की बात करते हैं। दूध दही पे टैक्स ले रहे हैं, लेकिन तरक्की की बात करते हैं। आयुष्मान में घोटाला कर रहे हैं, लेकिन आयुष्मान की बात करते हैं। शौचालय की बात कर रहे हैं, शौचालयों की हालत देख लीजिए। किसी दिन भी कैमरा में के लेके चलिए, मैं आनंद दुबे जी को बुला लूंगा, उसकी हकीकत जमीन पे देख लीजिएगा। देखिए, मुद्दे ये नहीं है, मुद्दे तो हम ये पूछना चाहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ का जो इंजन टकरा रहा है, उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा मंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, जितेंद्र प्रसाद जी, AK शर्मा जी, ब्रजेश पाठक जी और हमारे मित्र बैठे हुए हैं इनके दल के राजभर जी। अभी सवाल तो ये है कि ये सुन तो लीजिए, आम आदमी से जुड़ी चीज जो अरे है मेरी बात तो सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, हम अभी गिनाए दे रहे हैं, हम उतना समय नहीं है ना आनंद भाई। मैं तो पूछ रहा हूँ कि ये लोग चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं लोकसभा का? आखिर ऐसी क्या दिक्कत है कि ये उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उसके बाद भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं? सवाल तो मानस जी जब अगली डिबेट कराइएगा इस मुद्दे पे कराइएगा, आनंद भाई को नहीं, बिल्कुल। बुलाइएगा। देखिए, वो जवाब तो उधर से ही होना है, निश्चित तौर पर तैयारी हो रही है और ये खबर भी। जी संजीव जी, आप कंप्लीट करिए प्लीज, हमको लास्ट कमेंट हेमंत भाई के पास जाना। देखिए, हमारे भाजपा के प्रवक्ता आनंद भाई बहुत लंबी लंबी फहरिस्त गिना रहे थे। मानस जी, मैं इनके जवाब 4 लाइन के शेरो शायरी बहुत है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वतन की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इस भीड़ में खो गई आदमियत, इसको भी पानी में जमाने लगेंगे। मणिपुर से लेके नूर जल रहा है। आप किसी बरेली में एक ईमानदार पुलिस अधिकारी जिसको सम्मान मिलना चाहिए था बाबा की, अब शुरू हो गया दर्द। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुनने का साहस रखिए। जिस तरह से संजीव जी कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। जिस तरह से संजीव जी कंप्लीट कर लीजिए। प्रधानमंत्री आनंद जी क्या कहते थे, ना किसी ने बुलाया, न माया माँ गंगा ने बुलाया है। 12 करोड़ रुपए गंगा जी में नहर खोदी गई, आज प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे पाते। गांधी विरासत संस्थान सरसेवा संघ को गिरा दिया गया, जो आज भी कानूनन रूप से सही है अडानी के लिए, अपने मित्र अडानी के लिए। आज जो प्रधानमंत्री गांधी का नाम लेता है, गांधी की बातों को जाकर के विदेशों में कहता है, वो भी गुजरात से आते थे। एक महापुरुष जो दुनिया में पूजा जाता है, दूसरा गुजरात से मोदी जी निकल करके आज गांधी संस्थानों को डिमोलिश करा रहे हैं। ये लड़ेंगे। और दूसरी बात, अगर भ्रष्टाचार की बात मैं पूछ रहा हूँ, बेरोजगारी की बात, इन्वेस्टर्स मीट आनंद जी की गई थी, थोड़ा बताइए उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर मीट पे करोड़ों रुपए गलाए गए, कितने लोगों को आपने रोजगार देने की बात किया। यहाँ चैनन जी बैठे हुए हैं, अरे जो 3 में न 13 में है। पहली बात तो ये कहूंगा कि जो बंजारावाद की राजनीति ओम प्रकाश राजभर जी कर, उनको कहीं एक जगह स्थिर हो जाए। जिस तरह से मानस जी बंजारों का चरित्र होता, स्थायित्व नहीं होता उनके पास, उसी तरह जिसके पास स्थायित्व नहीं है वो क्या बात करेंगे? ये सामाजिक न्याय की बात करेंगे? इनके पिछले वीडियो उठा के देख लीजिए, कहते थे कि सबसे बड़ा झूठा कोई है तो देश का प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री को भीख मंगाएंगे। तो भगवान भी आ जाए, भगवान भी आ जाए तो भाजपा में नहीं जाऊंगा। अरे किस मुंह से आप भाजपा में गए? तो कम से कम ऐसे लोगों को अपने चैनल पर बुला के इसका अपने चैनल की क्योंकि लास्ट हेमंत भाई से लेना है, प्लीज भाई जल्दी से खत्म करिएगा जी। छोटा जवाब एक फिर में ही जवाब दूंगा जी। वतन पे कुछ नहीं खतरा, वतन को कुछ नहीं खतरा, परिवारवादी है खतरे में, न तेरा घर है खतरे में, न मेरा घर है खतरे में। बगल में बैठे परिवारवादी आपके बगल में ही है। हमारे हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे सभी साथी साहित्य में रुचि रखते हैं। कहिए तो अडानी पे जवाब दे दूं, संजीव जी भाग उठेंगे यहाँ से। अरे चलिए जाने दीजिए, हम 10 सेकंड भाई हम डिबेट को समाप्त करना है। 1 लाख 10 सेकंड लूंगा। अब यही लोग बोल रहे हैं, किन्हीं लोगों को सभी लोग मेरी आप सभी से गुजारिश है, आप सभी साथ हो जाइए। हेमंत भाई, अरे हेमंत भाई बड़े जेपीसी करा दीजिए। बड़ी महत्वपूर्ण है, आप पिटेंगे नहीं, भाग उठेंगे यहाँ से। आनंद जी और संजीव जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। बस 1 लास्ट कमेंट, क्योंकि समय समाप्त हो गया है। हेमंत भाई, मेरा सवाल फिर से वही है कि अगर ऐसा होता है, अगर खड़गे जी आते तो नुकसान किसको ज्यादा, भाजपा को या बसपा को? देखिए ऐसा है, भाजपा को ज्यादा नुकसान नहीं है। भाजपा को जितना नुकसान या पोजीशन पहुंचाएगा उतना फायदा मायावती पहुंचा देंगी।
मैं हवा की बात नहीं करता हूं। चैनल पे चिल्लाने और भाषण देने से कुछ नहीं होता है। परिणाम जो घटित हुए हैं उनको देखा जाता है, परिस्थितियां जो बन रही उनको देखा जाता है। ऐसा है, 2.5% वोट शेयर पे आ चुकी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। उसको सीटें जीतने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं। सीटें कितनी जीत लेगी? अगर परिवार के ही लोग लड़ ले तो 3 सीटें निकाल सकते हैं और चौथी सीट को दिक्कतों की क्षमा कीजिएगा जो देखा गया है। तो उसको क्या है कि 2.5% से जो 22% वोट शेयर है, दलित वोट शेयर बहुत महत्वपूर्ण, सबका मन होता है। और अभी भी आज की तारीख में भी उसका लाइव शेयर मायावती के पास है। एक वक्त था कि 98-95% उनको मिला करता था। भाजपा ने बीच में तोड़ा, 14 के बाद से भाजपा ने कुछ फीसद तोड़ना शुरू किया और कुछ प्रतिशत मत दलितों का भाजपा के पास होता है। खासतौर से गैर जाटों में तो अच्छा खासा उनका फीसद होता है, लेकिन गैर जाटों में करीब 55 और 45 या करीब 60-40 का इतना उनके यहाँ बंटवारा होता है। ऐसी सूरत में देखिए, अब हम तो भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात करेंगे ना। कोई नेता हमको बता के कहेगा सवेरे हम जा रहे हैं, चाहे मुझे डिबेट आते मानस जी थे, रात में हम लोग डिबेट कर रहे हैं, कांग्रेस का प्रवक्ता बैठा हुआ है, हमने सवाल किया क्या ऐसा हो सकता है कि बात चल रही है कि रीता बहुगुणा जोशी भाजपा में जाएंगी, तो उनका सवाल नहीं होता, मैं कैसे आप चिल्लाने लगे। और उसके बाद उनको बेचारे खुद ही नहीं पता कि शाम को मीटिंग हो गई, सवेरे उन्होंने ज्वाइन कर लिया। राजनीति में होता है जो होता है, उसी को देखिए, अपना मस्तिष्क में मत लगाइए। नंबर 1। नंबर 2, देखिए बड़ा नेता क्यों चुनाव लड़ाया जाता है? बड़ा नेता इसलिए चुनाव लड़ाया जाता है, चाहे राज्यसभा में हो चाहे विधान परिषद में हो, उससे लड़ाया जाता है कि एक सीट सिक्योर हो जाती है, उसकी पर्सनालिटी, उसका ऑरा और तमाम चीजें, तमाम इक्वेशन इसलिए होता है। वरना ये बताइए मेरे को, नेताजी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, उनको मैनपुर चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी? लेकिन उसका असर पड़ता है। मुलायम सिंह यादव अगर मैनपुर चुनाव लड़ेंगे तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा और जलेसर, एटा, पूरी जगह उसका असर पड़ेगा, इसलिए चुनाव लड़ा जाता। और जैसे जयंत चौधरी लड़ेंगे तो उसका असर आसपास रहेगा। लेकिन जयंत चौधरी की बदकिस्मती है, बेचारे 2 बार से खेत हो रहे हैं और अभी राज्यसभा में हो सकता है लड़ना, चाहे पीछे से भी रचना बनाए। ये तो आदमी, हर पार्टी की रणनीति होती है। लेकिन इस वक्त मैं बता दूं, एक इक्वेशन जो बार बार कहता हूं, सब विचार करेंगे, अगर भाजपा के एक के बदले एक के सामने इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट आता है तो भारतीय जनता पार्टी की चोट पहुंचाई जा सकती अच्छी खासी। लेकिन यहां मुश्किल यही है कि खाली एक नहीं आएगा, वो भी आएगी जो 4 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं। और आप पिछला वोट शेयर उनका देख लीजिए पार्लियामेंट का, और पैसे की हालत में भी 12-14% उनका वोट शेयर अभी बचा, जबकि एक मिले। तो एक मेजर फैक्टर बसपा है और एकदम से बसपा के मूल वोट बैंक और उसकी हैसियत को आप खत्म नहीं कर सकते। बाकी एक बात बता दूं फाइनली, एक WWF की लड़ाई होती है, देखते होंगे आप लोग टेलीविजन पर, हमने तो आंख से भी 1-2 बार देखी आमने सामने प्रत्यक्ष। उसमें एक बड़ा पहलवान होता है, बहुत बड़ा सा सुमो पहलवान जिसको कहते हैं। तो सुमो पहलवान लड़ता है तो कईयों को अलग अलग पटक देता है, जो पतला आता है उसको पटक देता है, उठा के रिंग के बाहर फेंक देता है। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 2014 के बाद यही कर रही है। लेकिन जब कई एक साथ आते हैं तो कभी कभी उसको पटक भी देते हैं और कई बार वो जो इकट्ठे आते हैं वो सब भरोसाई हो जाते हैं। तो राजनीति WWF की लड़ाई जैसी हो गई है। यहाँ सारे क्वेश्चन, सारे कॉम्बिनेशन, सारे इंग्रेडिएंट्स चलते हैं, जांच देखी जाती है। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर कांग्रेस लेके आती है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, भले साउथ के हैं, लेकिन जो दलित है एक बार सोचेगा जरूर कि कांग्रेस ने दलित तो कांग्रेस के साथ सबसे ज्यादा समय रहा है। ये तो 3-3.5 दशक से मामला शिफ्ट हुआ है ना, तो कुछ फर्क आएगा। आज के लिए भले नहीं, 2024 भले। अगर राहुल गांधी तो मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत से आकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते और क्यों नहीं जीत सकते? निश्चित तौर पर हेमंत भाई, समय का बड़ा अभाव है, इस डिबेट को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। संजीव जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। फखरुल हसन चांद साहब समाजवादी पार्टी से, हेमंत तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और जयेंद्र कुमार सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया। रोहित अग्रवाल जी आप भी चर्चा में शामिल हुए,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन की तरफ से दिग्गजों के होने वाले जमावड़े की, जो आने वाले समय में लोकसभा के आम चुनाव से पहले एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए का रास्ता रोकने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज एक साथ एक मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।